हेलो दोस्तों, मैं निशा कुमारी आप सभी का सवेरा कहानी में स्वागत करती हूँ। यदि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम खुशबू है। मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ। मेरे पापा ब्राह्मण हैं और हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। मैं अपनी बहनों में सबसे खूबसूरत हूँ। मेरी सुंदरता की तारीफ ऐसा कोई नहीं जो ना करता हो। हमारे यहाँ लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दिया जाता है, चाहे लड़कों की उम्र कितनी भी हो। एक दिन हमारे गांव में एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन आया हुआ था। उसे गांव के पास फैक्ट्री डालने के लिए ज़मीन देखनी थी। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वह अपने मझले बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया। पूरे गाँव में शोर हो गई कि बड़ी किस्मत वाली हूँ, झोपड़ी से उठकर महलों की रानी बनेगी। मेरे पापा भी इस शादी के लिए झट से मान गए, क्योंकि इस शादी में उन्हें दहेज नहीं देना था। लेकिन मेरी उम्र अभी 19 साल ही हो रही थी, इसलिए मेरे भाइयों ने मेरी शादी का विरोध किया। लेकिन मैं बहुत खुश थी, और क्यों न हूँ। जिंदगी गरीबी में ही तो कटी है। पहली बार मौका मिल रहा था अपनी ज़िंदगी को बदलने का। बिना दहेज के और बिना 1 रुपये खर्च किए मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पहली बार इतनी महंगी कार में मैं बैठ रही थी। काश यह सफ़र कभी खत्म ना हो। मैं अपने ससुराल पहुंच गई। मेरी सास नहीं थी, इसलिए मेरी स्वागत मेरी जेठानी ने किया। घर के अंदर गई तो मेरे होश ही उड़ गए। क्या आलीशान घर था। नौकर चाकर मेरी खातिरदारी में लग गए। यह सब देखकर मैं अपनी किस्मत पर खूब इतराती। मुझे मेरी जेठानी कमरे में सुहाग के सेज पर बैठाकर चली गई। मैं उठकर कमरे को चारों तरफ से निहार रही थी। तभी मुझे अपनी जेठानी की आवाज़ सुनाई दी। वह किसी से कह रही थी, खाक सुंदर है। पता नहीं ससुर जी इसमें क्या देख लिए, बिना दहेज के मेरे हीरे जैसे देवर के लिए इसे लेकर आ गए हैं। यह सुनकर मैं अपने आप को दर्पण में देखी, लेकिन हर रोज़ से आज मैं ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। मुझे तो खुद में कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही थी। तभी मुझे किसी की आने की आहट सुनाई दी और मैं झट से बिस्तर पर बैठ गई। वह मेरे पतिदेव थे। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास आकर बैठ गए। उनके मुँह से यहाँ तक कि पूरे बदन से शराब की बू आ रही थी। मेरे घर में तो इसे पीना पाप समझा जाता है। वो बहुत नशे में थे। उनका मेरे करीब आना मुझे डर जैसा लगने लगा, लेकिन मैं चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाई और वह रात गुजर गई। क्या क्या सपने लेकर यहाँ आई थी, लेकिन अब वही सपने मुझे डराने लगे। घर में जेठानी का ही चलता और बाहर जेठ और ससुर का। पतिदेव की बात ही क्या करूँ। दुनिया की हर बुराई उनके अंदर थी। वह तो मेरे कमरे में भी कभी कभी ही आते थे, जब उन्हें मेरी ज़रूरत होती। पता नहीं मेरे जेठानी को मुझसे इतनी चिढ़ क्यों मची रहती थी। इसलिए कि घर में मैं सबसे सुंदर हूँ, या मैं गरीब परिवार से हूँ, या इसलिए कि वो अपने आगे मुझे कुछ भी नहीं समझती। मैं इस घर में अकेली पड़ गई थी। कोई नहीं था जिससे अपना सुख दुख कह सकूँ। लेकिन मुझे मेरी उम्र का व्यक्ति जो मेरे देवर थे, उनमें मैंने अपना दोस्त और भाई देखा। वह इस घर में सबसे अलग थे। मुझे कठपुतली नहीं इंसान समझते। वह मेरे साथ बैठकर घंटों बात करते और मैं भी उनके साथ बात करती तो ऐसा लगता कि अभी मैं जिंदा हूँ। लेकिन मेरी जेठानी को मेरा हंसना बोलना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। देवर जी को संगीत में बहुत रुचि थी, इसलिए उन्हें संगीत सिखाने एक मास्टर आते, जिनका नाम महेश कुमार था। घर में उन्हें पूरी आज़ादी थी और उनका इज्जत भी बहुत ज़्यादा थी। सभी उन्हें मास्टर बाबू ही कहते। एक दिन मैं देवर जी के साथ उनकी हारमोनियम पर हाथ फेरते हुए कुछ गुनगुना रही थी। मुझे ऐसा लगा कि देवर जी किसी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं पीछे पलटी तो मास्टर बाबू थे। मैं थोड़ी शर्मा और घबरा गई। उन्होंने कहा, रुक क्यों गई मजली बहू, आपकी आवाज़ तो बहुत सुंदर है। साक्षात सरस्वती की आवाज़ है आपके गले में। मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस देवर जी को देखकर गुनगुना लेती हूँ। देवर जी ने कहा, मैं तो इन्हें कहता ही रहता हूँ कि आप भी मेरे साथ संगीत की प्रैक्टिस कीजिए। आप हम दोनों को संगीत सिखाए कीजिए। हमारी बातें सुनकर जेठानी जी गुस्से में बोली, छोटे बाबू, मास्टर बाबू संगीत आपको सिखाने आते हैं। यह इस घर की मझली बहू है। अपने घर में तो मान मर्यादा सीखा नहीं, लेकिन इस घर में इसे मान मर्यादा के साथ ही रहना होगा। पता नहीं क्यों झोपड़ी से उठाकर यहाँ महलों में लेकर आ गए हैं। इससे अच्छा तो मेरे मझले देवर कुंवारे ही रहते। इतना कुछ सुनने के बाद मास्टर बाबू मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन शर्म के मारे मेरी नज़र ही नहीं उठ रही थी। मास्टर बाबू मेरी बहुत इज्जत करते। आते जाते मेरी हमेशा हालचाल पूछते, लेकिन घर में जो मेरे खिलाफ माहौल था, उसकी वजह से मैं अधिकतर उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाती।
यह वही समाज है जहाँ पति रात रात भर किसी दूसरे औरत के साथ रात गुजारे तो वो मर्द है, और बड़े दुख की बात यह है कि औरत का दुश्मन दूसरी औरत ही होती है। मेरे पति को जरा भी इच्छा नहीं होती कि कभी वो भी मेरी हालचाल पूछ ले। मुझे तो उन्हें देखे हुए भी कई दिन हो जाते। अपनी इच्छाओं को अपने अंदर दबाए बैठे मैं पत्थर सी बनी जा रही थी, और वही मेरी इच्छाओं का सम्मान मास्टर बाबू करते। एक दिन यूं ही हम एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो वो पूछ पड़े, ऐसी हो मजली बहू? मैंने कहा, बस जिंदगी यहाँ कट रही है बिना किसी उद्देश्य का। आप कुछ किताबें क्यों नहीं पढ़ा करती हैं? आपका मन भी लगा रहेगा और किताबों से अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता है। मैंने पूछा, कैसी किताबें? मेरे पास तो कोई किताब है ही नहीं। आप बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ा कीजिए। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, कल मैं लाकर आपको देता हूँ। अब मैं चलता हूँ। यह सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। चलो, कम से कम कुछ तो यहाँ करने को मिलेगा और उसी से मेरा मन भी लगा रहेगा। नज़रें उठाकर सामने देखा तो जेठानी जी बोल पड़ी, मजली बहू, इतने साल मास्टर बाबू ने हमें तो कभी इतना प्यार से नहीं बोला, और हम भी अपनी मर्यादा नहीं भूले। तुम्हारे माँ बाप ने दहेज तो नहीं, कम से कम तुम्हें संस्कार ही दे दिए होते कि बड़े घर की बहू बनकर कैसे रहते हैं। उनकी सारी बातें मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? घर में सब उन्हीं का ही सुनते थे। मेरी तो बस इतनी ही ज़रूरत थी कि उस घर की मैं मजली बहू थी। उस रात कई दिनों बाद मेरे पति मेरे कमरे में आने वाले थे। मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा कि आज उन्हें अपनी सुंदरता की मुंह में बांधकर हमेशा के लिए खुद से बांध लूंगी और यहाँ रहने पर विवश कर दूंगी। इसलिए मैंने अपने रूप को खूब सजाया, लेकिन सारी इच्छाएं मात्र कल्पना ही रह गई। एक शराबी को जिस्म के सिवा दिखता भी क्या है, फिर मेरा पति कौन सा अलग था। अगले दिन मास्टर बाबू कुछ किताबें लेकर मेरे कमरे के बाहर खड़े थे। अरे मास्टर बाबू, आप अंदर आइए। उन्होंने कहा, नहीं मजली बहू, मैं यहीं ठीक हूँ। यह कुछ बायोग्राफी है बड़े बड़े लोगों की, आप इसे पढ़कर खत्म कीजिए, फिर मैं और भी ला दूंगा। मैं जैसे ही किताबें लेने आगे बढ़ी, मेरे पैर फिसल गई और वह मुझे संभालने के लिए आगे बढ़े तो किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अरे, यह दरवाज़ा किसने बंद कर दिया? वो गुस्से में बोले, खोलो दरवाज़ा, यह क्या बेहुदा हरकत है। मेरी सांसें अटक गई थी। आंखों के सामने इस साजिश का अंजाम सोच अंधेरा छाने लगा था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। मेरे सामने मेरे ससुर, मेरे जेठ, मेरे पति और जेठानी थे। यह उन्हीं की चाल थी। देख लीजिए क्या गुलछरे उड़ा रही है हमारे पीठ पीछे। सबकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा और नफरत साफ झलक पड़ा। मास्टर बाबू बोले, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मजली बहू मासूम और निर्दोष है। ससुर जी बोले, आप यहाँ से चले जाइए मास्टर बाबू, इससे पहले कि हम कुछ कर बैठे आपके साथ। अभी के अभी निकलिए यहाँ से। वह मेरी तरफ देखे, उन्हें मुझ पर दया आ रही थी। पतिदेव ने कहा, सुना नहीं मास्टर बाबू, या अपने इस घिनौने काम का अंजाम देखना चाहते हो? वह चुपचाप वहाँ से निकल गए। मेरे साथ क्या होना था यह आप सोच ही सकते हैं। मुझे हमेशा के लिए मायका भेज दिया गया, यह कहकर कि मैं एक चरित्रहीन और भ्रष्ट लड़की हूँ। ऐसी लड़की की हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि मेरा गैर मर्दों के साथ संबंध है, और नतीजा यह निकला कि मायका का भी दरवाज़ा मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। वह तो गैर थे, इसलिए मेरी सुनी नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप, मेरे परिवार, जिसने एक बार भी मुझे मेरे पक्ष में कहने का मौका नहीं दिया। सुबह से शाम तक मैं अर्श से फर्श पर आ गई थी। मुझे मेरे गांव से निकाल दिया गया। मैं वहां से निकलकर स्टेशन आ गई। मालूम ही नहीं था कि जाना कहाँ है। ऐसे ही एक ट्रेन पर बैठ गई। तभी टीटी ने कहा, मैडम, इलाहाबाद आ गया है, आपको उतरना नहीं है, पूरी ट्रेन खाली हो गई है। हर किसी की नज़रें मुझे डरा जाती। बहुत ही खराब स्थिति में थी मैं। शरीर पर एक कपड़ा था, वो भी मुझे धोखा ही दे रहा था। जहाँ भी काम मांगने जाती वहाँ के लोगों की नज़रें मेरे जिस्म पर टिक जाती। थक हार कर मैं मंदिर में जाकर बैठ गई। 2 दिन से भूखी प्यासी अपनी अवस्था पर दुख होता। कहाँ कल तक मैं महलों की रानी थी और आज कहाँ आ गई। देखा कि वहाँ गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। मैं भी जाकर वहीं बैठ गई। आज का जुगाड़ तो हो गया, अब आगे क्या? अब मैं उन्हीं भिखारियों के साथ रहने लगी। दिन में भीख मांगती और रात में उन्हीं के बीच में सो जाती। इस तरह कई महीने गुजर गए। ऐसे ज़िंदगी जीने की आदत नहीं थी, लेकिन अब तो मुझे भगवान से भी शिकायत नहीं रही। एक दिन अपनी ज़िंदगी की हर सुख दुख के बारे में सोचते सोचते रास्ते से जा रही थी कि एक गाड़ी वाले ने मुझे टक्कर मार दिया। आँख खुली तो मैं एक अस्पताल में थी। जान बच गई थी, लेकिन सिर पर ज़्यादा चोट थी। मैं उठने की कोशिश कर रही थी। तभी किसी ने कहा, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, तो आप आराम कीजिए। मैंने उन्हें देखा और कहा, आप कौन और
मैं यहाँ कैसे? आपने मुझे नहीं पहचाना मजली बहू? मेरे मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, मास्टर बाबू आप? वह बिल्कुल ही बदल चुके थे। पता चला कि मास्टर बाबू बहुत बड़े संगीतकार बन गए हैं और उनका इलाहाबाद में प्रोग्राम था, उसी सिलसिले में वह यहाँ आए हुए थे। अब मैं उनके ही घर में उन्हीं के साथ रहती हूँ। आप यह न पूछे कि किस रिश्ते से, क्योंकि इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। दुनिया का हर रिश्ता मैं उनके अंदर ही पाती हूँ, चाहे माँ बाप का, पति का, भाई का, बहन का, दोस्त का, बेटा का। हर रिश्ते में वो मुझे जचते हैं। वह मेरे सब कुछ है और सब कुछ होकर भी मेरे कुछ भी नहीं है। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।